हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ध्यान से समझिएगा, चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो। हाँ, ये है कि आपने इसको कंपाइल्ड एक चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए हम आपको ये चैप्टर यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स आपके लिए हम ऐसे सीधे शब्द में बोले संसाधन, जो भी आपके काम आ सकता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से। अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि जो आपका कैलाश पर्वत के ऊपर कोई चीज रखी हुई है वो आपका रिसोर्स है, जहां तक आप जा ही नहीं सकते। तो ऐसा ही रिसोर्स होता है जिसको आप आसानी से निकाल सकें और इकोनॉमिकली फीबल हो, मतलब उसको निकाल के इस्तेमाल करना भी आपके लिए कोई बहुत खर्चीला प्रोसेस ना हो। ठीक है, तो वही होता है आपका रिसोर्स, जिससे आप अपने यूज में लेते हैं, जिससे आप किसी भी तरीके से आपके काम आए। ठीक है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई योर नीड्स इज अ रिसोर्स। जिससे भी आपका काम चलता है वही आपका संसाधन है, बशर्ते शर्त क्या है कि वो इकोनॉमिकली फीबल होना चाहिए, वो इजीली एक्सट्रैक्ट आप कर सको उसको, और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई ऐसी गैस उससे रिलीज होने लगी, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड टाइप की गैस उसके मतलब बर्निंग से निकल रही है, तो वो तो लोगों के लिए जहरीली गैस है, तो उसे आप रिसोर्स नहीं बोलोगे। तो इकोनॉमिकली भी वो फीबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, हर चीज से। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की, कि रिसोर्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो कितने टाइप से हो सकता है हमारे लिए रिसोर्स। तो इसके लिए हम अलग अलग बेसिस पे रिसोर्स भी आपका देखिए कई तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये ओरिजिन। तो अलग अलग जो भी कुछ है यहाँ पे हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कोई भी चीज का ओरिजिन या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग। तो इस बेसिस पे जैसे आप सोचेंगे कि लिविंग कैसे आपके लिए रिसोर्स हो सकता है, तो बिल्कुल लिविंग चीजों में क्या क्या आता है। लिविंग चीजों को आप बोलते हो बायोटिक, बोलते हो ना, बायोटिक कंपोनेंट। तो उसमें आपके क्या प्लांट्स नहीं आ जाते हैं। एनिमल्स में जैसे आप समझ लीजिए जो आपके फिशेस वगैरह हैं, आपका पिसी कल्चर होता है जिसमें आप फिश वगैरह को कल्चर करते हो, या पोल्ट्री हो गया, तो ये मीट के लिए या मिल्क के लिए आप लिविंग चीजों पे ही तो डिपेंड कर रहे हो। जो गाय दूध देती है वो जिंदा ही तो होती है, और आपके लिए दूध एक अच्छा संसाधन है, फूड मटेरियल है, आप उसको कंज्यूम करते हो। फिर ऐसे ही बायोटिक के अलावा दूसरा हो जाता है ए बायोटिक। ए बायोटिक में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, जैसे एयर हो गया, एयर आपका ऑक्सीजन, उसे भी आप सांस लेने के लिए जरूरत है, हर एक मिनट उसकी, हर एक सेकंड उसकी जरूरत है। तो वो एक नॉन लिविंग चीज है, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसको एबायोटिक में ऐसे रिसोर्सेस को लेंगे जो नॉन लिविंग है। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कोई चीज खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके बेसिस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल शब्द से ही देखिए, रीन्यू मतलब जिसे दोबारा से आप हासिल कर सके। आपका वो चीज क्या होगा, खत्म नहीं होगा। आप सनलाइट की बात करो, सनलाइट क्या है, आपको आज मिली, शाम में सनसेट हो जाएगा, अगले दिन सुबह फिर सनलाइट मिलेगी। तो सोलर एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन ठंडक लग रही थी, आपने कोयला जला के आग सेक ली, तो वो कोयला एक बार राख हो गया, तो फिर वो कोयला कल नहीं बनने वाला है। वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। एक बार बाइक में आप पेट्रोल डलाते हो, उसे कम्यूट करते हो, जो बर्न होकर स्मोक में कन्वर्ट हो गया, फिर दोबारा क्या वो एनर्जी देने वाला जो पेट्रोल था उसको क्या आप वापस से रिन्यू कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। और अच्छा, नॉर्मली भी कोल और पेट्रोलियम अगर रिन्यू होता भी है तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, नॉन रिन्यूएबल। मतलब आप एक लाइफ में उसको दोबारा से रीजनरेट होता नहीं देख पाओगे। लेकिन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें क्या हैं, रीन्यूएबल हैं, जो आपको दोबारा से मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, माने रिसोर्स अगर है तो किसका है। जैसे ऐसा हो सकता है, एक हो सकता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जो मेरा है, जैसे मान लो मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा खेत, ये सब क्या है, मेरा अपना है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। फिर कुछ रिसोर्सेस होते हैं कम्युनिटी टाइप के, जैसे किसी एक सोसाइटी का कोई पार्क है जिसमें उसी कम्युनिटी के लोग खेल रहे हैं,
या उसी कम्युनिटी के लोग वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर कोई कम्युनिटी का जिम सेंटर हो गया जिसको उसी कम्युनिटी के लोग यूज कर सकते हैं, तो ऐसा रिसोर्स क्या कहलाता है? कम्युनिटी रिसोर्स। फिर आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? आप ऐसा सोचो कि सब कुछ देश का है, तो सारा रिसोर्स जो भी कुछ एक नेशन के अंदर आ रहा है वो नेशनल रिसोर्स होगा। आज आपकी जमीन है, कल वहां से रेलवे पटरी गुजरनी है तो आपको जमीन देनी पड़ेगी। अब तो आपके फंडामेंटल राइट से राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी हट चुका है। तो कहने का ये मतलब है कि जो नेशनल रिसोर्स है, मतलब एक नेशन के अंदर जितने भी संसाधन है सारे क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्स। अच्छा, फिर एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? अच्छा, आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि सर आज मेरे लिए कोई चीज अगर इंटरनेशनल है, जैसे मान लो अमेरिका की चीज इंटरनेशनल है, तो अमेरिका वालों के लिए तो हो गया ना वो नेशनल रिसोर्स, तो फिर इसको अलग से इंटरनेशनल रिसोर्स का टैग देने की क्या जरूरत है? तो बेटा ऐसा बहुत सारा चीज है इसी ग्लोब में, इसी अर्थ में, जो किसी देश के सीमा में नहीं आता है। जैसे कि मान लो आप यहां पे आपका ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया आपका ऐसे है, दो तरफ से इसके क्या है? वाटर बॉडीज हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। यहां तक किसी देश की सीमा लगती है, किसी देश की, यहाँ पे ये, यहाँ पे श्रीलंका। लेकिन कहता क्या है इंटरनेशनल कन्वेंशन? ये कहता है कि जो 200 नॉटिकल माइल जहां पे इकोनॉमिक जोन होता है, जैसे जहां ये आपका कोस्ट लाइन है, तो यही तमिलनाडु तक आपका नहीं है, तमिलनाडु से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया लाई करता है वहां तक भी आपकी परमिशन चाहिए होगी। जैसे कुछ माइल तक, कुछ सर्टेन एरिया तक तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पे आप क्या व्यापार होगा, क्या वहां पे संसाधन पाए जाएंगे। जैसे मान लो पता चला खुदाई के बाद वहीं पे कोल रिजर्व बहुत ज्यादा है या वहां से पेट्रोलियम निकल रहा है, तो अगर तमिलनाडु के कोस्ट के कुछ दूर बाद अगर पेट्रोलियम मिल रहा है 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर, तो एक्सक्लूसिवली आपका है वो। लेकिन हाँ, वहां से उस 200 नॉटिकल माइल्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका, उसके बाहर जो चीज है वहां पे कौन सा देश पड़ेगा? हमें तो नहीं लगता उतने अंदर यहाँ पे कोई देश पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। वो सबका है, सबकी पानी की जहाजें, पनडुब्बियां वहां जा सकती हैं और वहां के लिए परमिशन इंटरनेशनल बॉडीज ही दे सकती हैं। बाकी पर्टिकुलरली यहाँ पे EEZ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे गुजरना है, जहाज लेके जाना है या कोई वहां पे रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके बाहर जैसे उस नॉट वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो कुछ है उसको बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज भी कई टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं आपके जिसको आप रिसोर्स के रूप में हैं और आप जानते भी हो, ठीक है। जैसे मान लो हम ऐसी बात करते हैं कि जिसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जानते हैं, बट अभी यूज नहीं करते। जैसे हमारे राजस्थान में, गुजरात में अच्छा खासा सोलर एनर्जी का मतलब कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कैसा? पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स कैसा है? जहां पे अच्छा खासा पोटेंशियल है। जैसे राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बस अभी तक वहां पे इस चीज को हम शुरुआत नहीं कर पाए हैं, उतना अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो पोटेंशियल रिसोर्स में। फिर बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, एक होता है जिसकी हमें मतलब समझो कि हम टेक्नोलॉजी हो तो हम मतलब उसको यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मतलब उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो हमें पता है कि रिसोर्सेस आइडेंटिफाइड हैं बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे आपका पानी है, पानी को हम देखना H2O से लिखते हैं। पानी में क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। H2O देख रहे हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। अपने आप में बेटा हाइड्रोजन भी एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब आग लगती है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है। ऑक्सीजन भी कंबस्टेबल है, बिना किसी ऑक्सीजन के कोई भी आग अब तक जल नहीं पाई है। कंप्लीट कंबशन या कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अपने आप में दो फ्लेमेबल गैसेस रखने वाला खुद मतलब फ्लेमेबल है ही नहीं। पानी में आग लग रही है कहीं पे, बल्कि आग बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती और हम इनको अच्छे से सेपरेट कर पाते तो शायद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का लाभ उठा पाते। और पानी हम जानते हैं, अर्थ पे पानी समुद्रों में इतना भरपूर मात्रा में है कि हमें उसको यूटिलाइज करना आ गया तो हमारे पास किसी चीज की कमी ही नहीं पड़ेगी। बट वो क्या है, अभी तक हमारे पास उतने वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई कि हम उसको यूज कर पाए। फिर आगे बात करते हैं हम
स्टॉक की। स्टॉक रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो आइडेंटिफाइड हैं बट अभी यूज में नहीं है। जैसे फॉरेस्ट, एक कहीं जंगल है, हम जानते हैं बहुत सारी लकड़ी है, उसको लकड़ी को काटेंगे तो बहुत सारा आग लगाना या कहीं भी फर्नीचर बनाना या बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको काट नहीं रहे हैं, तो फिलहाल वो हमारे लिए कैसा है? एक स्टॉक, एक रिजर्व के टाइप में रखा हुआ है। फिर ऐसे ही डैम है, डैम में पानी भरा हुआ है, हमें पता है जैसे पानी गिरेगा वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट हम उसको अभी जनरेट कर नहीं रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की। हम ये सारी बातें कर चुके हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की। डेवलपमेंट रिसोर्स की क्यों होती है, कैसे होती है? रिसोर्स को डेवलप करना या रिसोर्स को बाद में यूज करना, ये हमारे सबके ऊपर है। जैसे रिसोर्स का यूज क्यों करते हैं? हम अपनी नीड के लिए करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम रिसोर्सेस का यूज करते हैं। लेकिन कभी अगर किसी की नीड बदल गई ग्रीड में, मतलब जो जरूरत है वो जरूरत बदल गई लालच में, तो अब क्या होगा? रिसोर्सेस को वो एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे। ठीक। फिर ऐसे ही मान लेते हैं कि रिसोर्सेस तो है लेकिन केवल कुछ ही हाथों में है, तब भी उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। मान लो अगर सारी दौलत बटी और कुछ ही कर्मचारियों ने घूस के तौर पर उसको रख लिया, तो बाकी सबको लाभ मिलेगा क्या? उसका भुगतान वही करेंगे। तो दिक्कत ये है कि रिसोर्सेस का एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स दैट लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। उसको क्या होता है? बहुत ज्यादा लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना क्या होगा? हमें ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस को यूज में लाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेस को हम इस तरीके से यूज करें कि हमारा अपना काम तो चले ही चले, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रख पाए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर उन तक भी ये रिसोर्स पहुंच पा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। अगर आज ये एनवायरमेंट है, आज ताजा सांस सब ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रही, लेकिन अब हम सारे पेड़ काट डालें और हवा में केवल प्रदूषण फैला दे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसेस को फैला दे, तो शायद हमारा बच्चा उतने अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो ये क्या है? हमने जो रिसोर्स हमें मिला, हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रह पाया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको प्रिजर्व करें, यूज भी करें, तो शांति से, जितना जरूरत है उतना सावधानी से उसका उपयोग करें और दुरुपयोग ना करें, तो शायद वही रिसोर्स हमारे आने वाली जनरेशन को पास ऑन होगा। जैसे वाटर बॉडी से हम सारा कचरा अपना उठा के समुद्र में, नदी में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो इकट्ठा हो रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, तो बाद में वही पानी हमें पीना भी तो है। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम क्या अपने अंदर से पानी को निकाल के पी लेते हैं? पानी के लिए हमें वही डिपेंड करना पड़ेगा। तो जब वो पानी प्रदूषित हो गया रहेगा तो कहां से उसको यूज करोगे? या यही ऑक्सीजन तो हमें लेना है, सांस, इसी ऑक्सीजन को आप पोल्यूट कर दोगे तो कहां से सांस लोगे? यही सारी जमीनें जहां खेती बाड़ी कर रहे हो, अनाज उगा रहे हो, इसी को आप एकदम फर्टाइल से एकदम बैरन कर दो, उसको इनफर्टाइल कर दो, बंजर बना दो, तो फिर क्या फसल हमारे बच्चों के लिए रहेगी वहां पे? तो जितना भी रिसोर्सेस हमें उसको सस्टेनेबली यूज करना है, और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से यूज करना है, पहले हमें क्या करना है? रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। और टेक्नोलॉजी में इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी ना यूज हो रहा हो, इतना पैसा ना खर्च हो रहा हो कि उसको जब बाद में खरीदने की बारी है, जैसे पेट्रोल निकालने में अगर मान लो करोड़ों रुपए खर्चा हो गए एक मतलब गैलन पेट्रोल निकालने में, तो शायद उसकी कीमत भी ऐसे लाखों में होगी। एक पेट्रोल लीटर का 1 लीटर भराने के लिए अगर 1 लाख देना हो तो कौन मोटरसाइकिल चलाएगा, कौन कार चलाएगा? तो हमें क्या होना चाहिए? रिसोर्स फीबल होना चाहिए, जो आसानी से सब खरीद सके, सब उसका लाभ उठा सके। और फिर हमें यह भी चेक करना है कि उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब उसको जरूरत से ज्यादा खपत भी होगी तो भी वो रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आने वाली जनरेशन उनका शक्ल नहीं देख पाएगी। तो रिसोर्सेस प्लानिंग का हमें क्या करना है? बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है कि अच्छे से यूटिलाइज करना है, टेक्नोलॉजी हेन तेन सब जो करना है वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उस रिसोर्सेस को बचा पाए, मतलब उसको सस्टेनेबली यूज भी करें। ठीक। फिर बात करते हैं लैंड ऐसे रिसोर्स की। लैंड इस रिसोर्स को हम कैसे यूज करते हैं? लैंड हमारे लिए समझो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जितना कुछ है, अगर लैंड ना हो तो ह्यूमन शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि पानी के अंदर जाके सांस ले पाए। इसी जमीन पे रह रहे हैं तभी हमारा सर्वाइवल है। यहीं से हम अपना घर बार बना रहे हैं, यहीं हम सेटल हैं, यहीं से हम क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी उगा रहे हैं, यहीं से हमारे पानी की व्यवस्थाएं हैं। तो सब कुछ क्या है? लैंड से ही है। तो लैंड एज ए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंड को हमें
जैसे यूज करना है उसको भी हमें मार्किंग अच्छे से करनी पड़ेगी कि क्या है, जिससे आपका लैंड जो है वो फर्टाइल बना रहे, जिस तरीके से है उस तरीके से रह पाए। जैसे अगर देखा जाएगा तो इंडिया में अगर टोटल 100% लैंड है तो 100% में से 43% जो है वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया होने का मतलब है जहां पे ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी नहीं है, एकदम समतल जमीन, जैसे नॉर्थन इंडिया हो गया, तो यहाँ पे रिसोर्सेस अच्छे खासे होंगे तो आप एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हो, यहाँ की सॉइल फर्टाइल है। अभी हम बाद में आगे सॉइल की वैरायटी पढ़ेंगे, कौन सा एलुवियल है कौन सा क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया हमारे हिंदुस्तान में 43% है। फिर 30% यहाँ पे माउंटेन वाला भाग है। माउंटेन वाला भाग होने के नाते यहाँ पे आपको वेजिटेशन दूसरे टाइप की देखने को मिलेगी, यहाँ पे टूरिज्म वगैरह डेवलप हो पाएगा, एग्रीकल्चर उतना एक्सटेंसिवली यहाँ पे हो नहीं पाता है। पहाड़ी एरिया में आपका बाकी सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, फॉरेस्ट वगैरह रिसोर्सेस वहां से मिल जाएंगे, पानी वहां पे कई बार बरसता है अच्छा खासा, जो आपका वेस्टर्न घाट वगैरह है वहां का वेस्टर्न साइड है, जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है ईस्टर्न घाट, इस तरफ आपको अच्छा खासा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल आप जानते होंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण जो वेस्टर्न घाट है उसका वेस्टर्न वाला भाग विंडवर्ड साइड पड़ता है और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, बल्कि उसी का ये वाला भाग जो रेन शैडो एरिया में आता है लीवर्ड साइड वाला, वहां पे सूखा उखा पड़ते रहता है क्योंकि वहां पे बारिश होती नहीं है। हालांकि वो क्लाइमेट का चैप्टर है, वो हमने 9th क्लास में कवर किया है। फिर 30% माउंटेन हो गया और 27% लगभग क्या है, प्लेट्यू एरिया है। प्लेट्यू एरिया में आपको मिनरल्स अच्छे खासे पाए जाते हैं, माइनिंग एक्सटेंसिवली होती है और ब्लैक कॉटन सॉइल टाइप का पाया जाता है, तो वहां पे कॉटन वगैरह की खेती अच्छी खासी होती है। तो हमारे पास क्या है, 27% जो है वो लैंड है। अच्छा, इस लैंड का आपको जब यूज सही से नहीं करोगे तो यही लैंड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। जैसे आप बहुत ज्यादा पानी चलाने लगे अपने खेतों में, सोच रहे हो कि पानी चलाने से खेत हो जाएगा, तो पहली बात तो आप ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, और दूसरी बात एक्सेसिव पानी चलाने से वो पानी क्या हो, सॉइल क्या हो जाएगा, सैलाइन हो जाएगा, वहां से जो जो आपका लीचिंग करके जितना सारा फर्टिलिटी है वो लूज हो जाएगा, फिर वही सॉइल क्या हो जाएगी, आपकी अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाएगी। या आप किसी भी लैंड पे जहां पे घास फूस है वहां पे आप ग्रेजिंग करवा रहे हो, एनिमल्स जा रहे घास चर रहे हैं, अब वहां पे ही रोज घास चरे जा रहे हैं, वहां से नहीं हट रहे हैं, तो वो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी क्या होगा, जो वहां का जो ग्रास है वो खत्म होगा, और ग्रास खत्म हुआ जैसे ही, वैसे ही ग्रास का क्या कारण, जैसे जो घास वगैरह होती है वो सॉइल को उसके रूट पकड़ के रखती है। कभी आप किसी घास को उखाड़ को देखो तो उसकी जड़ों में मिट्टी लगी होती है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो वहां की टॉप सॉइल बहने से बच जाती है। लेकिन अगर आप पूरा घास को खत्म करते गए तब तो सॉइल को बचाने वाला कुछ नहीं, वहां पे वो सॉइल आराम से बह जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन को बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, या आपका हाइपर इरिगेशन, जहां पे आप बहुत ज्यादा इरिगेशन कर रहे हो, वो सब। लेकिन अगर आप उसी को कंजर्व करना चाह रहे हो तो कंजर्व करने के लिए सिंपल वही चीज है, उसी का उल्टा बोलो, डिफॉरेस्टेशन की जगह पे एफॉरेस्टेशन बोलो, जहां पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको रोको, कि मतलब ओवर ग्रेजिंग ना हो। यही सारी चीजें जिससे आप डिग्रेड हो रहा था लैंड, उसी को आप रिवर्स कर दो तो शायद आपका लैंड कंजर्व हो जाएगा। फिर बात करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। हमने बात किया है कि सॉइल कितनी जरूरी है, आपको जहां भी सॉइल है, एग्रीकल्चर बिना सॉइल के पॉसिबल नहीं। हाँ, आप टूटी पोटेंसी वगैरह की बातें मत करिएगा कि जो लैब में उगा रहे हैं प्लांट्स को, हम नॉर्मली बात करते हैं, हमारा 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान का है वो एग्रीकल्चर कर रहा है। सारे लोग लैब में टेस्ट ट्यूब में नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर, वो जमीन पे कर रहे हैं। तो जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन जैसे रिसोर्स है अगर हमारे पास, तो उसको रिसोर्स का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसको फर्टाइल बनाए रखना है। अच्छा, सॉइल भी सब तरह एक जैसी नहीं है, हमारे इंडिया में जैसे अलग अलग तरीके की टोपोग्राफी है, तो इसी वजह से अलग अलग तरीके का सॉइल है। अच्छा, कभी ज्योग्राफी को हम जब ऐसे समझाएंगे किसी मतलब ओरिएंटेशन टाइप से, तो उसमें बताएंगे कि सारा सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, सनलाइट कैसी पड़ रही है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, वहां की जो सनलाइट तो सब जैसे जहां भी पड़ रहा है पड़ ही रहा है, लेकिन सॉइल की टोपोग्राफी, माउंटेन है तो देखो इधर माउंटेन की वजह से इसका ईस्टर्न वाला भाग आपका सूखा पड़ रहा है और वेस्टर्न वाला भाग बाढ़ आ रहा है, तो सिर्फ क्या है, टोपोग्राफी, स्थलाकृतियां, कि मतलब वहां पे माउंटेन है। फिर कहीं पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट का भी मान लो हमारे यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में डेजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक ऐसे तिरछे में एक अरावली पहाड़ है, इधर से इधर इलाके से क्या होता है, इधर इलाके से आते हुए
ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ हो जाती है, तो इसका जो राजस्थान का अरावली पहाड़ है उसका ईस्टर्न भाग हरा भरा है, लेकिन उसी का वेस्टर्न भाग यहाँ मरुस्थल है, मतलब डेजर्ट है। थार डेजर्ट हमारा इसी कारण से है क्योंकि सारी बारिश पहाड़ यही करवा देता है और यहाँ पे कुछ नहीं पहुंचता, तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी में बाद में पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो आपको कई टाइप के सॉइल मिलते हैं, जैसे अलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सब क्या क्या है हम पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे पहले उठाते हैं। एलुवियल सॉइल को हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, कि जैसे ही जब पहाड़ी एरिया से नदी आ रही होती है तो नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, जितना भी जहां से नदी बह रही है वहां से मिट्टी ऊपर का खींच खींच के अपने साथ पानी में धारा में बहती हुई ला रही है। लेकिन जहां ही माउंटेन से नीचे उतरी, मतलब प्लेन एरिया में आई, तो अब प्लेन एरिया में उतरने के बाद नदी क्या है, उतना वेग रह नहीं गया। जिस वेग से ऊपर से आ रही थी पहाड़ों से, वहां से तो बहुत तेज करकरा के गिर रही थी, लेकिन जब नीचे रेंगने लगी तो मियांडर करने लगती, मतलब सांप जैसा ऐसे ऐसे चलने लगेगी। ठीक है, नदी जब ऐसे ऐसे मूव करे तो ये क्या है, इसको मियांडरिंग बोलते हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जी लूज होती जाती है और ये सॉइल क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है। तो जो टॉप सॉइल सेडिमेंट होते जाएगा वो क्या है, सारे जगह की टॉप सॉइल है तो सब फर्टाइल सॉइल ही है, और फर्टाइल सॉइल इकट्ठा होगी तो वही सॉइल क्या है, अलुवियल सॉइल। जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वहां से हिमालय से सारी मिट्टी को उठा उठा के टॉप सॉइल को नदियां ला रही हैं, और वो नदियां ला के इसी प्लेन एरिया में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश या आपका ईस्टर्न हरियाणा, पंजाब और यहाँ पे बिहार उहार तक लाके सेडिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब सब जगह का टॉप सॉइल हम जानते हैं फर्टाइल होता है, टॉप सॉइल लाके यहाँ पे पटकेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे तो सारे सबसे ज्यादा फर्टिलिटी यही होगी, और होती भी है। तभी देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। बाद में देखो बिहार है, बिहार की भी पॉपुलेशन ताबड़तोड़ है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है और अलुवियल सॉइल है, तो अच्छी खासी फर्टिलिटी के कारण अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है। जहां पे अनाज ज्यादा होगा, जहां पैदावार या खाना ज्यादा होगा, वहां खाने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। और जहां पे कम उपज होती है, जैसे राजस्थान में देखोगे वेस्टर्न वाले भाग में जहां पे मरुस्थल है, वहां पे बहुत दूर दूर तक जाओगे, गांव बहुत सारे खाली हो चुके हैं, बहुत सारे गांव में लोग एकदम गिने चुने 2-4-10 घर हैं और 2-4-10 लोग हैं, क्योंकि वहां पे जब उतना एग्रीकल्चर उतना फूड है ही नहीं, तो कितने लोग वहां पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलुवियल सॉइल क्या है, अलुवियल सॉइल आपका टॉप सॉइल जो बह बह के नदियां लाके सेडिमेंट की है वही है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मात्रा में फर्टिलिटी मिलेगा, जो फास्फोरस वगैरह का कंटेंट है यहाँ पे अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे खेती भी बढ़िया हो जाती है। फिर अगली सॉइल जो हमारी है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का रंग आपका देखिए ब्लैक है, इसीलिए उसको रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं। रेगुड़ सॉइल आपका कॉटन की उपज के लिए फेमस है, इसीलिए कई बार ब्लैक सॉइल को ही हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यह आपका जो प्लेट्यू एरिया है, जहां पे देखिए मेनली ना रॉक भी आप जब पढ़ोगे तो बचपन में पढ़ोगे, रॉक भी 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, जो लावा निकला है, मैग्मा जो निकला है लावा बाहर, वही ठंडा होके सॉइल या मिट्टी बनती है, तो वो काली इग्नियस रॉक जो है उसी से मिलके बनती है, तो इसीलिए क्या रहती है, काले रंग की होती है। और इसमें भी काले मिट्टी में भी बहुत 2-4 मतलब क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं कि ये सेल्फ प्लोइंग भी होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहती है। देखो सेल्फ प्लोइंग मतलब जब आप खेत में प्लोइंग यानी हल चलाते हो तो किस लिए चलाते हो कि नीचे मिट्टी ऊपर हो जाए, ऊपर की नीचे मतलब मिट्टी नीचे हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, सबको हवा वगैरह मिल जाए, और नाइट्रोजन वगैरह फिक्सेशन सॉइल में ही होता है, हमें पता है। तो एटमॉस्फेयर से जो एयर जाएगी वो एयरेशन इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। और जब ये इसमें सूखता है जैसे ये मिट्टी, तो बड़े बड़े क्रैक डेवलप कर जाते हैं मतलब ब्लैक सॉइल में, उसी क्रैक के कारण अंदर हवा जाती है, तो इनका सेल्फ फ्लोइंग नेचर वही है। दूसरा है वो मॉइस्चर को बहुत ज्यादा होल्ड करके रख पाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सॉइल पे आपको कॉटन देखने को सबसे ज्यादा मिलता है, और यही सारा इलाका जैसे महाराष्ट्र वाला इलाका या इधर नीचे वाला इलाका जैसे राजस्थान के मालवा वगैरह वाला इलाका, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका, इधर क्या है ब्लैक सॉइल आपकी देखने को मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में आप एक चीज याद रखो कि जहां पे रेनफॉल कम होगी वहीं पे रेड एंड येलो सॉइल की आपको मात्रा देखने को मिलेगी। इसका रेड मतलब रंग क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन के क्रिस्टल्स हैं वो इसमें मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, तो आयरन के मेटामॉर्फोस जो मतलब पार्टिकल्स हैं वही इनके साथ मिक्स होके इसको एक रेड कलर देते हैं। और यहाँ पे भी आपको जहां पे रेनफॉल कम होगी
वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें भी कुछ क्रॉप जैसे ग्राउंडनट वगैरह हो गया या मूंगफली हो गया, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की। इसमें क्या है, इसमें आपका रेनफॉल भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। सॉइल में लीचिंग बहुत ज्यादा यहीं पे होगी। तो ये सॉइल को क्या है ना, थोड़ा सा अगर आप वो फर्टिलाइजर वगैरह दोगे, डोज अच्छा रखोगे, तो फसल यहाँ पे भी होती है। मेनली टी कॉफी वगैरह के लिए फेमस है ये सॉइल, जो आपकी लैटेराइट सॉइल है। फिर हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल, एरिड नाम से ही पता चला शुष्क, यानी जहां पे पानी नहीं है, बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी। जैसे तो हम ये जानते हैं जहां पे रेनफॉल एकदम कम होगी और टेम्परेचर एकदम हाई होगा। जैसे राजस्थान में ये जो इलाका है, यहाँ पे सब क्या होगा, एरिड सॉइल आपको पाया जाएगा। यहाँ पे क्या है, रेनफॉल भी हाई है लेटराइट वाले में। लेटराइट में रेनफॉल भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तब ऐसी मिट्टी पाई जाती है। रेड एंड येलो में रेनफॉल कम है। ठीक है, रेनफॉल कम है। और हाँ, इन सॉइलों में जो ये जहां पे रेनफॉल कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे ह्यूमस एक्टिविटी भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एरिड सॉइल भी आपका फर्टाइल नहीं होता है, ज्यादातर क्या है, आपको रेतीली मिट्टी वगैरह वाला सीन है यहाँ पे। तो आपका राजस्थान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल जो आपके जहां पे माउंटेनियस इलाके हैं, जहां पे जंगल बहुत ज्यादा हैं, वहां पे देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट सॉइल में अच्छा खासा ह्यूमस होगा, क्योंकि पेड़ के पत्ते जब गिर के नीचे सड़ रहे हैं, तो सड़ के क्या बन रहा है, उन्हीं से ह्यूमस बन रहा है। और फिर यहाँ पे भी देखते हैं आपको रेनफॉल भी अच्छी खासी मिलती है। तो यहाँ का जो सॉइल है वो बस एक चीज में कम पड़ जाता है कि फॉरेस्ट में आपको जो सनलाइट होती है, सनलाइट अगर अच्छी नहीं मिल पाती, तो यही एक कारण होता है। बाकी और सारी जो फर्टिलिटी के मामले में देखेंगे तो ये सॉइल काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा, फिर बात करते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन उसका कैसे होता है, तो सॉइल इरोजन मतलब होता है जो सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल जिसको बोलते हैं, जहां पे सारी फर्टिलिटी या सारा मिनरल है, अगर वो किसी कारण से बह जा रहा है या उड़ जा रहा है, तो उसी को आप बोलोगे सॉइल क्या हो गई, इरोड हो गई, यानी सॉइल इरोजन हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग तो पहले जानते सर, पानी बरसा, पानी के साथ मिट्टी बह गई तो हो गया सॉइल इरोजन। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, रेतीली हवा, जो वो भी अपने साथ क्या होता है, टॉप सॉइल को धीरे धीरे गर्म करके उड़ा ले जाती है, उससे भी आपका सॉइल इरोजन होता है। जैसे राजस्थान के कुछ इलाके में जहां सैंडून वगैरह है, वहां पे क्या होता है, वहां पे फर्टिलिटी खत्म होती है, क्योंकि वो बालू उड़ उड़ के क्या होता है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। तो सॉइल इरोजन समझ गए। सॉइल इरोजन में भी अच्छा, एक सॉइल इरोजन में आपका ऐसे भी होता है, जैसे पहले बारिश वाला इरोजन बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बारिश होगी तो सबसे पहले ऊपर से जो बारिश के फवारे गिर रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्प्लैश, उसके कारण थोड़ा बहुत मिट्टी बहेगा, उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। फिर जब बहुत देर तक बारिश होती गई और वही स्प्लैश इरोजन क्या होगा, धीरे धीरे शीट इरोजन होगा, मतलब पूरी परत नीचे से बह गई, तो वो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। फिर उसी के बाद वही जो क्या कहते हैं, आगे बहते बहते कहीं पे नहर जैसा बना लेगा, मतलब जहां से पानी बहते जाए वहां ज्यादा गड्ढा टाइप का बना देगा, तो रिल इरोजन, गली इरोजन, वहां पे सब अच्छा खासा इसे देखने को मिलता है। पहले क्या होता है, छोटी सी मतलब नहर जैसी बन जाती है, नहर माने वो बड़ी नहर, कैनाल मत समझ लीजिएगा, जहां से आपका मान लो घर के सामने से बारिश हो रही, 4-5 घरों का पानी यहाँ से बह के जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा बरहा टाइप का बन जाएगा, वही क्या होगा, रिल बनाएगा। लेकिन वही बरहा जब बहते रह जाए 2-3 दिन तक, तो बरहा क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, गली बन जाएगा। गली मतलब वो अवनाली का पर्दन, जिसको गली इरोजन बोलते हैं। जैसे उससे क्या होगा, वो जमीन ही किसी लायक नहीं रह जाएगी, बैडलैंड टोपोग्राफी वहां का बन जाएगा, जैसे बीहड़ बोलते हैं। चंबल वगैरह में जाओगे, चंबल के रेमाइंस में, तो चंबल के बीहड़ जहां डाको को रहता है ना, क्योंकि वहां पर फसल होती नहीं है, खेत होता नहीं है, सॉइल की पूरे इरोजन के कारण सारा सॉइल बर्बाद हो गया, तो वहीं के लोग ना चोर डाकू बनेंगे। और अब तो खैर बहुत कुछ सुधर गया, वहां के लोग भी धीरे धीरे अपना मतलब कुछ ना कुछ और तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बट कहने का ये मतलब वहां का जो सॉइल है, जो टोपोग्राफी, वो आज भी वही है कि वहां पे कैसा है, आपका जो गली इरोजन होके, अवनाली का अपर्दन जिसको बोलते हैं, गली इरोजन होके पूरा वहां पे क्या है, बीहड़ बन गया है। अच्छा, इसको बचाया कैसे जाए, अब हमने तरीका गड़बड़ वाला तो देख लिया कि कैसे गड़बड़ हो रहा है, अब उसको बचाने का तरीका जैसे हमने उसमें पढ़ा था वही सेम, कि पहले क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो हम उसको बंद करके एफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जहां पे आपका ग्रास वगैरह नहीं था वहां पे हम प्लांट कर रहे थे। जैसे और एक शेल्टर बेल्ट भी बना रहे हैं, मतलब जैसे हमने खेत बनाया तो खेत के चारों तरफ क्या किया हमने, पेड़ लगा दिए।
ट्रीज लगा दी। अब वो क्या करेंगी, छाया भी देंगी और सॉइल को अच्छे से पकड़ के भी रखेंगी, बहुत ज्यादा विंड भी आने से बचेगा, पेड़ विंड को पेड़ झेल लेगा, जो बारिश होगा उसको भी देखेंगे कि मतलब वहां से सॉइल बहेगी तो उसके जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमने रेगिस्तान वाले इलाके की बात की जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में बालू हवा से उड़ा ले आ रहा था, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन वॉल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतने दूर में आपका डेजर्ट है तो एक मोटी पट्टी में हम ग्रीन वॉल बनाएंगे। अब ग्रीन वॉल माने ये नहीं समझना बालू मिट्टी गारा लेके जहां से दीवार बना, नहीं, बस एक फॉरेस्ट प्लांट कर दो इसी गोलाई में, कई सारे किलोमीटर का। ये जो लेंथ है ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की मान लो इसको, ठीक है, 4-5 किलोमीटर चौड़ी जो है एक पट्टी घेर दो। तो इससे क्या होगा, ये जो बालू बह के किसी ऐसी जो फर्टाइल जगह थी वहां पहुंचकर कवर कर लेता तो उसको भी मतलब डेजर्ट बना देता। तो इसी को डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं कि डेजर्ट से जो सैंड ड्यून्स है वो बह बह के बढ़ बढ़ के डेजर्ट का विस्तार करते जाते हैं। लेकिन अगर उनको आप एक ग्रीन वॉल यानी एक फॉरेस्ट के बेल्ट से छेक दोगे अच्छे से तो शायद उनका विस्तार उसके आगे नहीं हो पाएगा और वो धीरे धीरे वहीं पे सीमित होकर रह जाएंगे। तो ये सब तरीके हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।